नमस्कार, फायदेमंद फंड्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। इस शो पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात होती है और लंबी अवधि और मध्य अवधि में किस तरीके से आप बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में, इन सब चीजों की चर्चा आपको यहाँ होती हुई दिख रही है। मेरे साथ जुड़ रही हैं कविता थपलियाल जी। कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैल जी, और स्वागत है वो तमाम दर्शकों का जो फायदेमंद फंड लगातार देखते आए हैं। और चलिए, आज हम शो की शुरुआत थोड़े अलग ढंग से करने जा रहे हैं शैल जी, क्योंकि हमारे साथ आज शो में है बहुत ही खास मेहमान और बहुत कम समय के लिए है, इसीलिए उनसे शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत करना चाहती हूँ यहाँ पे सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर फायदेमंद फंड और सीएनबीसी आवाज से आज बात करने के लिए। साफ तौर से बाजार की चाल के साथ साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के नए फंड पर हम बात करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे आपके फंड पर ही है। मुझे आपसे ये जानना है सुनील जी कि आपके पास, आपने कुछ ही समय पहले बैलेंस फंड लॉन्च किया था। आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी में अगर हम ध्यान से देखें तो एक फोकस फंड ऑलरेडी है। उसके बाद ये डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप फंड आपने जो लॉन्च किया है बाजार के इस समय में, बताएं क्या वजह देखी आपको सबसे बड़ी? सुनील जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से जब तक हम लोग सुनील जी का लिंक दोबारा सेट करते हैं, कविता जी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इक्विटी फंड्स का रुझान देख रही हैं बाजार में। देखिए, इस हफ्ते आपने बहुत ज़बरदस्त रैली आते हुए देखी फार्मा स्पेस में। लगभग 5-5.25 साल का हाईएस्ट लेवल आपको इंडेक्स पर आता हुआ दिखेगा। और आईटी सेक्टर के तो क्या ही कहने, यहाँ पर जितनी भी फ्रंटलाइन ब्लू चिप्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब रिकॉर्ड हाइस पर चल रही हैं और आईटी इंडेक्स भी बहुत शानदार तरीके से नए रिकॉर्ड हाइस पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सुनील जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे कि इन ब्लू चिप्स की रैलीज को कैद करने के लिए और इनकी वेल्थ बनाने के लिए ये फंड लॉन्च हो रहा है। ये भी बात आप ध्यान रखें कि धीरे धीरे जो मार्केट की कॉन्सेंट्रेशन हो रही है वो लार्ज कैप्स में हो रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और जिस हिसाब से हम कोविड की समस्या देख रहे हैं फैलती हुई, तो ज़्यादातर रुझान लार्ज कैप्स की तरफ है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे कि इस न्यू फंड ऑफर के पीछे क्या राज है। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ सुनील जी, बताइए क्या कारण है ये एक न्यू फंड ऑफर का आपके स्टेबल से? हाँ, देख, कारण मेनली ये है कि देखिए, इकोनॉमी अभी रिकवरी स्टेज में धीरे धीरे आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं तो एफआई का इंटरेस्ट इंडिया में बहुत जबरदस्त है। और अगर आप देखें तो अगले 2 साल 3 साल में लार्ज कैप्स में एफआई के निवेश के कारण एक सॉलिड सपोर्ट मिल सकती है। सेकेंड चीज, जैसे ही वी शेप्ड इकोनॉमी की रिकवरी की बात हो रही है तो लार्ज कैप कंपनीज उनके साइज के कारण पहले रिकवरी दिखाएंगे, तो उसके बाद मिडिल स्मॉल कैप में वो रिकवरी स्प्रेड होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक वॉलेटिलिटी भी कम होगी, क्योंकि जब एफआईएस अगर कोई वॉलेटिलिटी कारण थोड़े बेचेंगे तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास 60-70% उनका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में ही है, तो दोनों तरफ लिक्विडिटी एडिक्वेटली है। तो एक लेस वॉलेटाइल मगर अच्छी रिटर्न की उम्मीद आप लार्ज कैप से रख सकते हैं एक 18 से 24 महीने के टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, यहाँ पर सही मौके का इंतजार और सही मौके पर सही लॉन्च हम कह सकते हैं सुनील जी। एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है आपका प्रमोशन करने का तरीका। पीछे मैं देख सकती हूँ कि जो बैनर लगा है उसमें एक सुमो पहलवान है और साइज डज मैटर भी लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल्स में जाना चाहूँ, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक्टिव फंड्स तो नहीं लेकिन इंडेक्स जो है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इस तरह के माहौल में जब आप कह रहे हैं कि 18 से 24 महीने का समय आपको पकड़कर चलना चाहिए, एक्टिव फंड्स में किसी तरह की परफॉर्मेंस में तब्दीली आप आता हुआ जरूर देख रहे होंगे। हाँ जरूर, देखिए क्या हो रहा है ना, ये डाउनटर्न में, क्योंकि एफआईएस को कोई लिमिट नहीं होता है कि मेरा इतना स्टॉक में इतना ही खरीदना है, इसलिए कुछ गिने चुने स्टॉक इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज लेके घूम रहे हैं। मगर एक म्यूचुअल फंड रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर 10% से ज्यादा कोई एक स्टॉक में निवेश नहीं करती है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जब किसी को बहुत 1-2 सेक्टर या 1-2 स्टॉक में दिलचस्पी होती है तब इंडेक्स थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर थोड़ा भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ले तो अल्टीमेटली एक क्वालिटी फंडामेंटल
और अब देखिए कि बस 10 स्टॉक आप चुनिए निफ्टी के अंदर, उनकी वैल्यूएशन एकदम कहीं पे है, बाकी 40 स्टॉक का बहुत रीजनेबल है। तो एक पोर्टफोलियो में क्या होता है कि ग्रोथ प्लस वैल्यू का जो एडवांटेज मिलता है पोर्टफोलियो को, कि क्योंकि 40-50 स्टॉक में निवेश करेंगे हम, निफ्टी के बाहर भी थोड़ा करेंगे, निफ्टी 100 के अंदर, तो एक रीजनेबल वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों को मिलाएंगे, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पे आती है ना, तो ये वैल्यू स्टॉक्स जो है तब पकड़ेंगे तेजी। तो मेरे ख्याल में एक 18-24 महीने में डेफिनेटली एक्टिव फंड्स आपको पैसिव जैसे ईटीएफ या इंडेक्स फंड को जरूर बीट कर सकती है। अभी आप पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि इस हालत में क्योंकि इकोनॉमी डाउन में है और बाहर से पैसा आ रहा है, तो नेचुरली वो एक कंफर्ट वाले स्टॉक्स जो 10 स्टॉक है उन्हीं में निवेश कर रहे हैं। मगर जैसे ही ग्रोथ की रिकवरी आती है, अब ब्रॉड बेस्ड रिकवरी होगा, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की जो एक्सपर्टीज और डाइवर्सिफिकेशन दोनों काम आएगी और डेफिनेटली वो इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। जी सुनील जी, जरा थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, सुंदरम ब्लू चिप फंड की, जिसका एनएफओ फिलहाल खुला हुआ है। ये बताइए क्या आप कोई दायरा रखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का लेवल इतना और इससे ऊपर होना चाहिए ब्लू चिप कैटेगरी के लिए? आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बताए ही, क्या इसमें कितने सेक्टर्स पर आप ध्यान देंगे या ये सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होगा? ये सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होगा क्योंकि इकोनॉमी एक दिलचस्प स्थिति में है जहां पे आज एक सेफ्टी ओरिएंटेड प्ले जैसी आईटी, फार्मा ये चल रही है, मगर जैसे ही धीरे धीरे लीडरशिप इनसे जाकर बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसे क्षेत्र में जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी सेक्टर एग्नोस्टिक स्ट्रेटजी ही भला करेगी हमारे लिए। एक 18-24 महीने के अंदर एक सेक्टर ओरिएंटेड पोर्टफोलियो अभी लेने के लिए थोड़ी रिस्की है। मैं कहूंगा कि ब्रॉड बेस्ड सेक्टर एग्नोस्टिक अप्रोच होगी। लेकिन आपने मार्केट कैप की बात करी, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि 50,000 करोड़ एंड अबव मार्केट कैप में ज्यादा निवेश करेंगे हम, बिकॉज जैसे आपने देखा हमारी साइज मैटर्स, हमारी लोगो है, यानी बड़े साइज वाली कंपनी को एडवांटेज मिलती है। और इस मौके पर मैं ये सुमो की जो कुश्ती वाले को हमने चुना है एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, इसके बारे में कहूँ कि एक तरफ तो उसकी साइज दिखती है, मगर दूसरी चीज जो हम देखेंगे ब्लू चिप के अंदर वो होगी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी डाउन साइकिल अप साइकिल में कैसी परफॉर्म करती है, और सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक कुश्ती जीतने के लिए ना ही उसको ताकत की जरूरत है, मगर उसके साथ स्टेबिलिटी और उसके साथ एजिलिटी की भी जरूरत है, इसलिए हमने उस ब्रांड एम्बेसडर को चुना है। और मेरे मन में 50,000 करोड़ एक कट ऑफ अगर रखेंगे तो उसके ऊपर ऐसी साइज वाली कंपनियां डेफिनेटली मार्केट में लीडरशिप स्टेटस ले सकती है। अच्छा, चलिए, दो बातें तो हमारे सामने साफ हुई कि 50,000 करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका कैचमेंट रहा स्टॉक पिकिंग का, और सेक्टर एग्नोस्टिक ये फंड आपको होता हुआ दिखेगा। सुनील जी, अब एक बात और बताइए, सिर्फ दो ऐसे सेक्टर्स हैं मेरे जहन में जहां पर आपको एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, बाकी जगह आप सेफ्टी खरीद रहे हैं, वो है आईटी और फार्मा। अब बचे हुए बाजार में जहां पर आप इतना अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आते हुए देख रहे, वहां पे आपसे कौन से 2 या 3 चीजें हैं जो आप देखेंगे कि उस स्टॉक को आप पसंद करें जिनमें आपको ये चीजें आती हुई दिखें? देखिए, इस हालत में मैं देखूंगा कि एक कंज्यूमर डिमांड होनी चाहिए, मार्केट की साइज, जैसे टेलीकॉम की बात करें ऐसा सेक्टर, क्योंकि फिनोमिनल पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो महामारी आई और लॉकडाउन हुई उस पर उसका सही उसको जो मायना है वो अभी आ रहा है उसका। तो टेलीकॉम एक ऐसी जैसी सेक्टर है जहाँ पे खर्च 2.5 कंपनियां हैं, 2 बड़ी कंपनियां और एक थोड़ी छोटी, तो उनके लिए बहुत डुओपोली का जो एडवांटेज मिलेगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ की जबरदस्त बढ़त देख पाएंगे। सेकंड, आईटी सेक्टर की ऑलरेडी आपने जिक्र किया, क्योंकि ना ही इंटरनेशनल आईटी में, क्योंकि ऐसे डाउनटर्न के टाइम फ्रेम में ही वहां पे कंपनियां अपनी आईटी को आउटसोर्स करके कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। पर डोमेस्टिकली भी देखें, अभी वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी जो आउटसोर्सिंग सिचुएशन बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, तो डिमांड मेरे लिए कुछ साल के लिए अच्छे दिख रहे हैं आईटी सेक्टर में। फार्मा का तो ऑलरेडी आपने जिक्र किया, अभी रशिया ने भी बताया कि उनकी कोविड की वैक्सीन या क्योर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, क्योंकि बल्क तक कैपेसिटी उतना है। मगर सबके पीछे मेरे ख्याल में एक अच्छी जो सेक्टर सभी आज भूल रहे हैं, तो आप
आज भी उसका शायद करेक्शन हुआ है, वो है बैंकिंग। बिकॉज मेरे ख्याल में बैंकिंग में फ्यूचर की जो पोटेंशियल है इस करेक्शन के बाद वो कुछ गिन सकते नहीं है। तो डेफिनेटली ये मल्टीबैगर सेक्टर अगले 3 साल 5 साल में मैं मानता हूँ, क्योंकि चीप फंडिंग है, एडिक्वेट फंडिंग है और कंपटीशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पीएसयू बैंक और छोटे बैंक बहुत मुश्किलात में हैं। तो बड़े बैंक जो हैं और बड़े एनबीएफसी को भी मैं साथ में जोड़ूंगा, ये तो बहुत बेहतर स्थिति में है। और मैं कहूंगा कि अभी ये बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने समय निकालकर हमारे शो में शिरकत की है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से सेबी के सर्कुलर के बाद जो कि मल्टी कैप फंड्स पर आया है। लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी निवेशकों को जागरूक बनाने के लिए, रखने के लिए लगातार आप भी अपने व्यूज पेश कर रहे हैं। फायदेमंद फंड्स के तमाम दर्शकों को भी मैं चाहती हूँ कि आप आगाह करें कि इस सर्कुलर का किस तरह का सेंटिमेंट निकल कर आता है निवेशकों के लिए मल्टी कैप फंड्स पर। और खासतौर से अगर मैं डेटा की बात करूँ जी, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आउटफ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे माहौल में आपने भविष्य पर भरोसा करते हुए एनएफओ तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इन आउटफ्लोज के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टर सेंटिमेंट फिलहाल जिस असमंजस में है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आपको ये आउटफ्लोज की जो बात कर रहे हैं उसको आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ये आप नेट फ्लो की बात करें कि नेट आउटफ्लोज है। मगर अगर आप सेपरेटली इनफ्लो इनटू इंडस्ट्री देखें और आउटफ्लो देखें तो इनफ्लो तो जारी है, हर महीने सही है। 8,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रही है और लमसम में भी 8 से 10,000 करोड़ आ रहे हैं लगातार। मगर आउटफ्लो माने रिडेम्पशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग दिसंबर 16-17 से निवेश कर चुके हैं उनके लिए मिडिल स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में एक स्लोडाउन दिखी गई। तो मिडिल स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी दिसंबर 17 के माफिक नेगेटिव रिटर्न में है। तो जैसे ही ये अप्रैल के बाद आपने बाउंस बैक देखा तो कुछ लोगों को जो 10 के नीचे गया उनका एनएवी अभी 10 पे वापस आ गया, तो एक रिलीफ रैली करके वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर अपना कैपिटल बचा रहे हैं। मगर जैसे ही इकोनॉमी की माहौल बदलती सामने दिखेगी तो आप देखेंगे तो जरूर ये लोग वापस आ सकते हैं। तो नया निवेशक जो अंदर आ रहा है उसका स्टडी आते रह रहा है। पुराने निवेशक थोड़ी बहुत डरावट के कारण मार्च में जो भयंकर करेक्शन आई थी उसके कारण अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या रिलीफ रैली कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई नेगेटिव ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव मैं नहीं समझता। सुब्रमण्यम साहब, जरा एक बात पर और थोड़ा आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। ब्लू चिप्स की हम बात करते हैं, जैन में हमारे सामने निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स आता है जहां पर आपका निवेशित कॉर्पस निवेशित कैचमेंट है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। आप यूँ मान के चलिए रिकॉर्ड वैल्यूएशंस पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 27 से 28 पीई के आसपास। यहाँ पर आप एक फंड लेके आ रहे हैं, स्टॉक पिकिंग में आप माहिर हैं, ये बात मैं आपसे बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ये बताइए कि किस लेवल तक आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखेंगे? मतलब जो व्यक्ति पैसे दे रहा है आपको, उसका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए और कितने उसको रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए CAGR 5 साल में? मैं समझता हूँ उनको मिनिमम 3 इयर्स रखना चाहिए, आइडियली 5 इयर्स। और अगर 3 साल का टाइम फ्रेम रखे मेरे ख्याल में 13% पर एनम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। मगर अगर 5 साल वेट किया तो 15% पर एनम रिटर्न भी आ सकता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि जीडीपी की बढ़त अगले साल आईएमएफ का हमारा मानना है कि 6-6.5% जीडीपी आ जाएगी अगले साल। और इन्फ्लेशन का लीजिए 4-4.5 लिखा तो आपको 11% नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है। तो लार्ज कैप कंपनियां उससे 2% आसानी से दिलवा सकती है आपको 13। और क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में जीडीपी और भी 1 तो बढ़ सकती है तो 15% भी आसानी से मिल सकता है। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर मुझे आपसे ये समझना है, जिस फोकस फंड का जिक्र मैंने पहले किया था जो कि मोटे तौर पे लार्ज कैप का ही है, साफ तौर से इस ब्लू चिप में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ज्यादा निवेशकों को विकल्प मिलेगा और अगर वो किसी लक्ष्य से इसको बांधते हैं तो ज्यादा बेहतर रणनीति को वो अपना पाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही तरह के फंड कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहे तो उनको आप किस तरह की सलाह देंगे? दोनों ही तरह मैं कहूंगा कि आपको एक 18 to 24 मंथ में फोकस कैटेगरी में बेटर होगा, क्योंकि आपको ये टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में एफआईएस का दिलचस्पी और इकोनॉमी की रिकवरी अभी
धीरे धीरे आएगी तो इनिशियली वो होगा, मगर जैसे आपका टाइम फ्रेम बदलता है तो मैं कहूंगा कि डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप जो क्वालिटी बेस्ड होती है, जैसे हमारी ब्लू चिप फंड, वो बेटर डिलीवर कर सकती है ओवर अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, क्योंकि जो आज वैल्यूएशन में दबी हुई है, जैसे इकोनॉमी रिकवर होती है, उनका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दिलवाएगा। सुनील जी, समय कम है तो आपसे आखिरी प्रश्न आपके इस न्यू फंड ऑफर पर ये बताइए कि आपने लगभग 20% रुझान मिड कैप्स पे रखा है। कोई ऐसे, जी हाँ, कोई ऐसे आपको नए नगीने आपको स्मॉल कैप स्पेस में भी दिखते हैं जो बड़े होके शायद ब्लू चिप्स का दायरा रखेंगे? मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक आजकल स्मॉल कैप्स में निवेशित हैं और वहां पर उन्हें ज़रा परेशानी हो रही है क्योंकि पैसा नहीं बन रहा और जो आपने पीक स्मॉल कैप में देखी थी उससे बहुत परे इंडेक्स है। तो कुछ रुझान आपका स्मॉल कैप्स की तरफ भी होगा इस फंड में? तो इस फंड में हम स्मॉल कैप उतना नहीं लेंगे कि मगर इमर्जिंग ब्लू चिप्स मिड कैप स्पेस में से लेंगे, यानी जो सेक्टर अच्छी चल रही है लार्ज कैप के अंदर, उधर जो चैलेंजर्स होते हैं ब्लू मिड कैप में, उसको लेंगे हम साथ में 20% तक। मगर ओवरऑल स्मॉल कैप के बारे में डरने की बात नहीं है। एक है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी और अगर आप इकोनॉमिक रिकवरी वापस आ जाती है तो अगले साल में आ जाऊंगा ये मानता हूं मैं, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप अच्छी रिटर्न दिलवा सकती है एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में। तो ये थोड़ा धीरज रखे और एक SIP STP के थ्रू स्मॉल कैप में निवेश करें ताकि ये वॉलेटिलिटी का एडवांटेज उन्हें मिले। चलिए, तो यहाँ पर धीरज रखें और इस नए एनएफओ में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो क्लियरली 18 से 24 महीनों का लक्ष्य आपको रखना होगा, समय अवधि आपको देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इकोनॉमी को पटरी पर आता हुआ देखेंगे सबसे ज्यादा फायदा आपको इस फंड में मौजूद स्टॉक्स में ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी समय निकालकर आज हमसे रूबरू होने के लिए। लेकिन शैल जी, शो को आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि हमारी रिवायत है, हम फायदेमंद फंड में उन केस स्टडीज का पोर्टफोलियो चेक करते हैं जहां पर हमने उनको स्ट्रैटेजी बताई थी, हमने उनको लक्ष्य के मुताबिक एक पोर्टफोलियो बनाकर दिया था। जनवरी से लेके अब तक कैसा है उनका पोर्टफोलियो वो देखते हैं और आज हमारी बारी है स्नेहा और कमल के पोर्टफोलियो को देखने की। तो चलिए पहले उस कपल से आपको रूबरू कराते हैं। स्नेहा जी की और कमल जी की दोनों की उम्र 30 के लगभग है और ये 5 साल में 10 लाख रुपया एकत्रित करना चाहते हैं। कमल जी के लिए और स्नेहा जी के लिए हम लोगों ने ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया। उनमें से 2 फंड्स लार्ज कैप स्पेस में आपने देखे, UTI इक्विटी फंड जहां पर 14% से ज़्यादा का आपने रिटर्न देखा है YTD, और एक बेहतरीन परफॉर्मर पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न आते हुए देखा है। कविता जी। बिल्कुल, साथ ही हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 11% के पार यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगर आप पोर्टफोलियो में देखें, इसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी भी शामिल करना चाहूंगी मैं। कुल मिला के शैल जी यहाँ पे 13-14% तक का रिटर्न अब तक इनको देखने को मिला है। अग्रेसिव पोर्टफोलियो हमने इनको इसीलिए भी बताया शैल जी क्योंकि एक यंग कपल है, आगे चलकर इनकी लाइफ की जो प्लानिंग है वो इसी तरह के निवेश से पूरी होगी और खासतौर से जिस तरह के फंड इनको रेकमेंड किए गए हैं, देखिए क्या दमदार रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सही फरमा रही है कविता जी। और जो हमारे दर्शक फिलहाल इन फंड्स में निवेशित नहीं हैं, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है फंड स्पेस में, तो ये यकीन जानिए जो सबसे अच्छा दिन इसको शुरू करने का है वो है आज और अभी। इन फंड्स का नाम नोट कीजिए, UTI इक्विटी फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कमाइए और कमल जी और स्नेहा जी की तरह अच्छा रिटर्न कमाइए। कविता जी। चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों पर फोकस करेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे बैंक MFD ओमकेश्वर सिंह जी। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर
से फायदेमंद फंड के इस एडिशन में, जहां पर अब हम दर्शकों के सवाल लेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी। और पहले दर्शक का सवाल हम लेंगे। राम स्वरूप जी बरेली यूपी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया। आप अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने एसबीआई लाइफ स्मार्ट एलीट गोल्ड का जो यूलिप प्लान है, ये आपने जुलाई 2019 में लिया हुआ है ना? यस मैडम। ओके, क्लियरली एक इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का केस है ये। आप भी अब ये बात समझ चुके हैं, जिसकी वजह से आपने इसको सरेंडर करने की मंशा भी अब बनाई है। अच्छा हुआ आपने हमारे पास ये सवाल को भेजा, ताकि हम बाकी निवेशकों को आगाह कर सकें कि अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखने में ही समझदारी है। बहरहाल इस पर विस्तार से ओमकेश्वर जी बताएंगे आपको। ओमकेश्वर जी, देखिए यूलिप है ये, और ये जो यूलिप है ये 2.0 यानी जो नई तरह के यूलिप जो कह रहे थे कि कम कमीशन के साथ लॉन्च किए गए हैं, उनमें से एक है ये। लेकिन फिर भी देखिए इन पर जो चार्जेस हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं। 55 साल की इनकी उम्र है। मुझे यकीन है इन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इसमें लगाने का फैसला लिया होगा, लेकिन दे रहा है दुरुस्त आए, इन्हें अब निकलने का क्या विकल्प है, ये बताएं इसमें से। जी कविता जी, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन को दो अलग तरीके से देखें। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, तो उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से देखना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो कंपोनेंट होता है वो इंश्योरेंस की तरफ चला जाता है, तो जो इन्वेस्टमेंट का टोटल पैसा वो नहीं लगता। दूसरा जो फंड इन्होंने यूलिप लिया है उसमें 5 इयर्स का लॉक इन रहता है, तो उसमें से वो बाहर भी नहीं निकल सकते। तो एक ऑप्शन इनके पास ये है कि इस समय इनके उम्र को देखते हुए कि इक्विटी में 60% है और बॉन्ड में 40 है, और एज को देखते हुए ऐसा कर सकते हैं कि ये जाकर के उसको स्विच कर करके इक्विटी में 40 और बॉन्ड में अगर 60 कर दे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सभी निवेशक को यही है कि जब प्रोटेक्शन करना हो तो उसके लिए आप इंश्योरेंस लें, टर्म प्लान लें, काफ़ी अच्छा है, टर्म प्लान लें, मेडिकल प्लान लें, मेडिकल के हेल्थ के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड का जरिया लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है राम स्वरूप जी को, बरेली से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले हमारे प्रश्न लेने वाले हैं ब्रजेश कुमार साहब, जो गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। कुमार साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और फायदेमंद फंड्स पर। शानदार आपका पोर्टफोलियो है जिसमें 5 फंड्स हैं। बताइए क्या आपका प्रश्न है और आपकी क्या इच्छा है? थैंक यू सर। सर मेरा एबीएसएल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर है कि इसको मैं रखूं, कंटिन्यू करूं, या इसके बदले में मैं कोई और फंड ले लूं, क्योंकि इसका सर रिटर्न काफी दिनों से नेगेटिव ही जा रहा है, इसलिए। और बाकी ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें अगर कोई चेंज की जरूरत है तो सर प्लीज कोई और फंड बता सकते हैं सर। जी ओमकेश्वर जी, पोर्टफोलियो हम लोगों ने आपको भेज दिया है, 5 फंड्स हैं, इस पर जरा रिव्यू कीजिए और अपनी राय व्यक्त कीजिए। कुमार साहब को 25 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद। जी सैल जी, तो इनके पास 3 काफ़ी अच्छे फंड हैं, उसको वो कंटिन्यू रखें। एक्सेस ब्लू चिप, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दूसरा ऐसा इनका पोर्टफोलियो में बस एक ही जो प्रॉब्लम था वो कि वो सेक्टर फंड में लगा के रखे थे। एक टेक्नोलॉजी था और एक ये फाइनेंशियल सर्विसेज था। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से वो बाहर निकल करके उन्होंने वो चाहें तो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में जा सकते हैं। और दूसरा जो उनका एबीएसएल, ये दूसरा जो फंड है बैंकिंग का और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और जो एबीएसएल फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसमें से दोनों से निकल करके ये पारंपरिक में चल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और हाँ, 2 साल से ये लगा रहे हैं और 10 साल और लगाना चाहते हैं। टोटल एसआईपी इनका मंथली करीब 10,000 का है। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर 11-12% का भी अगर हम CAGR देखते हैं तो ये करीब 35 लाख का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के सलाह आपको यही दी जा रही है ब्रजेश जी कि आप एक्सिस ब्लू चिप, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप और आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड में रह सकते हैं। पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है, और जैसा कि ओमकेश्वर जी ने कहा, आपको अपना निवेश भी बढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि तुरंत से बदलाव आप ये अपने पोर्टफोलियो में लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकेश्वर जी, इसी के साथ समय निकालकर दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और शैल जी, इसी के साथ हम शो को भी समेटते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे
आपसे मुलाकात होगी सोमवार को और बुधवार को, जहां पर हम ऑनलाइन एडिशन लेकर आते हैं फायदेमंद फंड्स का और देते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। तो चलिए इसी के साथ मुझे और शैल जी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।